पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू नेहा, stay safe. Thank you कोरोना वॉरियर्स for saving us. भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई Nous इंडिया। sommes l'Inde. नहनु हुनूरा इंडिया। माँ हिंदी हस्ती मूंग हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। We are India. As novel coronavirus spreads around the world, where does research on a vaccine stand? Can India, that produces 60% of the world's vaccines, with its production capabilities and distribution networks, unleash the full potential of its medical diplomacy? For an in-depth perspective on solutions to the global pandemic, watch BioQuest, Researching COVID-19 on DD India and DD News. सीमाएं नहीं हैं,
पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका, समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपके निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था, तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। नमस्कार, एक बार हम फिर हाजिर हैं आज आत्मनिर्भर भारत की नई पेशकश लेकर। और आज हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो दो अहम मुद्दे हैं। हम बात करेंगे वंदे भारत मिशन को लेकर और साथ ही आपसे चर्चा और मंथन करेंगे विशिष्ट गेस्ट का जो पैनल जुड़ेगा एयर बबल पर। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो लगातार रफ्तार पकड़ रही है। हम देख रहे हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो गति पकड़ रही हैं और ख़ास तौर पर जो हवाई यात्रा का अगर हम जिक्र करें तो उसका परिचालन जो है वो शुरू हो रहा है। साथ ही भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय एयर बबल स्थापित किया है, जिस पर हम आज पूर्ण मंथन करने वाले हैं। साथ ही किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जा सकेंगी, इस पर हम करेंगे चर्चा। और साफ तौर पर जब तक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कोविड-19 के प्रकोप से पूरी तरह से उभरने की कोशिश कर रहा है और अपनी संख्या को हासिल नहीं कर सकता, इसका जो जवाब है वो है बायलैटरल एयर बबल, यानी द्विपक्षीय एयर बबल, जो संभव संख्या में लोगों को एक देश से दूसरे देश लेकर जाएगा। वहीं सरकार को उम्मीद है कि दिवाली तक भारत में कोविड से पहले की तुलना में 55 से 60% तक जो घरेलू उड़ानें हैं उनका परिचालन होगा। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था और इस अभियान के तहत 137 देशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को लाया गया। कोरोना संकट के बीच वंदे भारत मिशन और अन्य माध्यमों के द्वारा 15 जुलाई तक अगर हम देखें तो 6,87,000 फंसे हुए भारतीयों को भारत वापस लेकर आया गया। और इसी पर रहेगा हमारा खास फोकस कि किस तरह से जब हम एयर बबल की बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधियों को तेज करते हुए हम आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे बढ़ेंगे, और इसी पर रहेगी हमारी चर्चा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति।
Yes, thank you, Anchal. Yes, you're watching this special show Atmanirbhar Bharat, wherein we talk of the important aspects. And today we'll be talking more about Vande Bharat mission and also the air bubble theory, the concept, new innovative concept which has been adopted not just by India but other countries as well. Tracy Taylor had said that home is where you get affection, you get care, you get love, and also you are safe. So this would nobody else know that better other than the Indians stranded on foreign shores in the midst of this corona crisis. Vande Bharat mission by the Indian government to bring back these stranded Indians to their soil, to their homeland, is nothing less than a blessing. Since its onset, the mission has successfully brought back more than 6 lakh Indians. To talk more about it, we will be joining in with 2 guests, and also we will discuss different aspects of this Vande Bharat mission. We're joined in by Mr. Ankur Bhatia. He's an aviation expert, and also we have with us Mr. Subhamoy Bhattacharjee. He is senior economic journalist. Welcome both of you on our show this afternoon. Mr. Bhatia, when we talk of evacuations, when we talk of the history of evacuations which India has seen in the past, we saw Operation Rahat, we saw evacuation which was conducted from Brussels. Also, we've seen evacuations earlier also from Kuwait also during the Gulf War during 1990s. Now, how is Vande Bharat mission also an evacuation mission? How is this different from the missions which have been seen in the past? Well, these earlier missions were targeted from one country, maximum couple of cities on that. This particular time, we've been able to evacuate people from 137 different cities across the globe. And I think that's really commendable by the Indian government that they've been able to do that and plan this out, because obviously the pandemic was extended not only it's in India but on all the other countries as well. So given the circumstance, given the SOPs, given the various SOPs of the various countries, given the circumstance that that it was a difficult task to do, I think it's a commendable thing for them to get all these citizens back to our country. जी अंकुर जी, लगातार जब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से कल हमने देखा कि ट्रैवल बबल यानी कि एयर बबल के बारे में बातचीत की गई है, बायलैटरल होगा, द्विपक्षीय होगा देशों के बीच। मैं समझना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आखिर ये एयर बबल होता क्या है, ट्रैवल बबल जब हम इसका जिक्र करते हैं, और किस तरह से ये काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड-19 इज़ द न्यू नॉर्मल। देखिए, ट्रैवल बबल जब दो देश के बीच में अगर एक लाइक एन एयर ब्रिज के दोनों टू कंट्री दो देश हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि इन नॉर्म्स के बीच में हमारे सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स एक दूसरे कंट्री के रेजिडेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे ही ये एक आ जाता है उनके पास इक्वेशन दैट दे आर एबल टू गेट टू दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, then they can sign this bilateral treaty, and based on that particular bilateral treaty, they can start having the passengers travel between the two countries. All right, from here we go across to our guest, Mr. Subhamoy Bhattacharjee. Welcome to the show, sir. When we talk of the evacuation exercises, we've continuously shown our viewers also the importance and the significance in the way the people who have come back, they have heaped praises on the Indian government for coming to their aid. Now, when we talk of carrying out and executing a mission on this scale, what does it mean for a government? What, assembling the logistics together and effective, conducting of the mission, what does it take? What all does it take, in fact? Well, that's an interesting point, because there was no given protocol earlier. Yes. This is something on which, things had to be devised on the go, so to speak. And right from the very first days when, people were brought in from different countries, by sending in special planes, to the regular, almost regular flights which the Vande Bharat set of flights took on to. So essentially what it has done is it has sort of gradually brought in the commercial viability, I wouldn't still say viability, but at least the commercial
airlines into the game by being able to get them back onto the regular flight routes. And obviously that has meant cooperation from not just the airlines, the airports, the security staff and everything. I mean, like there's a huge set of rules which have had to be, and I know actually that they have been had to be written practically, I mean, on the go, so to speak. What's now going to happen is very interesting, because once you set up this bilateral transit between countries, and the reason why they're called air bubble is also that they are not the, countries between each other have what is called the aviation rights, the first freedom, the second freedom, third freedom. So that is the annual exchange of flight offers between countries, which countries exchange with each other under the different freedoms of the civil aviation. And flights operate on that basis from each other's country. But this is different. Here, what's happening is countries are sort of telling each other that no, I am giving you these many flights, you give me these many flights, and only, removing all other regulations. They will be guided by protocols which have been devised right now, which is why we are talking about air bubble. That they are sort of being developed as a specific model only for a specific time. And they will happen now. They will be subject to rules which will override many other protocols. So lots of rights of passengers, lots of rights, passengers, for instance, there's the quarantine issue which will have to be brought in. There will also be issues that whether Indian planes, what sort of travel documents passengers will have to carry. Outgoing passengers. So, all sort of things will be possible only under the concept of that air bubble, because it overrides the traditional freedoms of the skies under which airlines operate. शोभोय, मैं एक बात समझना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि स्वदेश वापसी के लिए वंदे भारत मिशन को लॉन्च किया गया और बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसको मानते हैं, लेकिन ऐसे समय में क्या ज़रूरत महसूस की भारत ने कि एयर बबल जो है वो जो द्विपक्षीय एयर बबल की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत की जाए, जबकि हम ये जानते हैं कि इस एयर बबल को शुरू करने के लिए दोनों देशों के बीच यात्रा की मांग ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि हम द्विपक्षीय बात कर रहे हैं। जो दोनों देशों के नियम हैं वो एक दूसरे के यात्रियों को आवाजाही की अनुमति दें, इसकी भी बात है, और साथ ही साथ जो विमान की सेवा कंपनियां हैं वो उड़ान के लिए तैयार हों। बिल्कुल, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले खबर आया था कि यूरोपियन यूनियन ने कुछ देशों के साथ फ्लाइट्स शुरू करने की अनुमति दिए थे, और उन देशों के लिस्ट में ना तो इंडिया था ना यूएसए था, और वो इसलिए था कि उनकी यहाँ पे कोविड का आक्रमण का इफेक्ट देखते हुए, द स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखते हुए ईयू ने सही नहीं समझा है। अभी ये जो डिसीजन लिया गया है हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एक एक करके 3-4 देशों के साथ, वो इसलिए लिया गया है कि ये वो जो आशंका है उसको बरकरार रखते हुए उसको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लाइट्स फिर भी इसके अंदर में स्पेसिफिकली क्रिएट किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में, जिन देशों के साथ समझौता हुआ है, और वो फ्लाइट्स आएंगे। और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इन फ्लाइट्स में क्या नियम होंगे, वो देश के अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे। बाकी सारे जो डिसीजंस पहले के हैं उसको डेफर करते हुए, तो इसके लिए जो पैसेंजर्स के राइट्स हैं, पैसेंजर्स के बोर्डिंग, डिसएम्बार्किंग, कस्टम्स, इमिग्रेशन, हर तरह की चीजों के ऊपर इनमें एक पर्टिकुलर रूल्स लाए जाएंगे, और वो इसलिए वो स्पेशल रूल्स है, एक बबल की तरह है कि वो बस कुछ समय के लिए है, और ये समय के लिए चलेगा जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। बिल्कुल, खतरा टल जाएगा तब नॉर्मल सिविल एविएशन फ्लाइट्स एक दूसरे के देशों के बीच में, जैसे अभी सारे एयरलाइंस हमारे देश से जाते हैं, विदेश से भी आते हैं, वो फिर से शुरू हो सकते हैं। लेकिन अभी समय या मौका भी वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लोगों को जाना जरूरी है, लोगों को आना जरूरी है, तो उसको देखते हुए ये स्पेशल एक, जिसे कहते हैं एयर ब्रिज कह सकते हैं, एयर बबल कह सकते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट किया गया है ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो। अर्थव्यवस्था में जो एक प्रेशर है उस पर उसमें कमी आए। बहुत सारी चीजों का जो लोगों के आने के ना वजह से जो प्रोडक्ट जो काम नहीं चल रहे थे उसमें वो चीजों में प्रेशर, उनका प्रेशर कम हो जाए।
And this facilitation would also be important in the sense, bringing back passengers is one task, but through these air bubbles, the passengers who reach their respective countries will not be required to stay in quarantine. So this is very important aspect, isn't it, Mr. Bhattacharjee? Because bringing back people is one task, and ensuring that they do not prove to be a threat to the other population is another important task, isn't it? Absolutely. And see, that's the point. Like that they will not be subject to quarantine is something that is being written in right now for specific these flights. But typically, that will be dependent on how the host country checks out its outgoing passengers. What sort of certificates it checks with them, how well it screens them. It's not just thermal screening. It'll have to, the passengers will have to satisfy that they are really COVID-free. And similarly, those who come into the country. So all of those will have to be ensured, and therefore it is under the strict control of the civil aviation authorities of the respective countries to keep it on or to remove it at the moment there is any scare that this is not working or there's a risk of the infection spreading. Because we know that the airlines is the biggest means in which the pandemic spread. In fact, the modern pandemic spread always through the airlines, so passengers moving across the world. So now when countries are saying that, we are again allowing people to move out, it is a very big jump of faith, a very big expression of faith among the countries that we can allow some of our past people to move in and out. All right. To our viewers, let's get in more details. As we told you, India has established bilateral air bubbles with respective countries, that is France, US, and also airlines of each country will operate international flights between these routes. Now, the Air France will operate 28 flights between Delhi, Mumbai, Bengaluru and Paris from 18th of July to 1st of August. And American carrier United Airlines will be flying 18 flights between India and the US from July 17 to July 31st. Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri told media that similar arrangements with Germany and the United Kingdom are also being worked out. Let's listen in. Yes, we'll listen in to what Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri has to say on air bubbles which have been successfully implemented with the US and France. We are at a very advanced stage of negotiation with at least 3 countries that I'm aware of. And in the case of one, we have signed formally. Let me tell you, Air France will be operating 28 flights on the Delhi, Mumbai and Bangalore sector and France, I think Paris, between 18th July to 1st August. Then in another case with the United States, we have an agreement for United to operate 18 flights between India and the US between 17 and 31st. But this is an interim one. We have a request from the Germans also. I think Lufthansa is almost done. अंकुर जी, क्योंकि आप एविएशन के सेक्टर से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह के एयर बबल्स देश आपस में साझा करते हैं तो क्या किसी तरह का एयर सेफ्टी प्रोटोकॉल भी बनाया जाता है, कोई SOP जारी की जाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो इस वक्त कोरोना का जो ये समय है ये काफ़ी मुश्किल वाला दौर है और ऐसे में एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करना और उसके बाद जो तमाम स्थितियाँ हैं उसको समझना काफ़ी अहम हो जाता है। देखिए, ये डिपेंड करता है जो 2 बायलैटरल कंट्रीज के बीच में हुआ उसके ऊपर। तो आई थिंक एक एक्सट्रीम ये हो सकता है कि कुछ कंट्रीज ऐसे कह रही हैं कि जब आप अपनी कंट्री से चलें तो 72 घंटे से पहले आपको एक अपना PCR टेस्ट कराना है, वो नेगेटिव होना चाहिए। और जब आप अराइव करते हैं तो वो कंट्री फिर अगेन PCR टेस्ट करती है। तो एक तरह से ये है कि एक सेफ्टी हो जाती है इसकी। दूसरी तरह से अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी अगर दिल्ली में लोग आते हैं डिस्पाइट एयर बबल, तो वो स्टेट का भी एक सब्जेक्ट है। तो दिल्ली में जो लोग अराइवल कर रहे हैं अभी उनको भी 7 डेज की मैंडेटरी क्वारंटीन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करनी पड़ रही है अभी भी। तो ये धीरे धीरे कर ही चीज़ें मैम खुलेंगी, बट ये जो मूव है ये एक राइट डायरेक्शन में है।
इससे जो काफ़ी हद तक लोग फंसे हुए हैं, अपने घर अपने काम पे नहीं जा पा रहे या अपनी फैमिली से अलग हुए हैं, तो उसकी बहुत सहूलियत रहेगी इसमें, क्योंकि काफ़ी आई थिंक मिडल ईस्ट में ही मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक इंडिया से मिडल ईस्ट की तरफ ही जाता है। अभी यूएई और इंडिया के बीच में हुआ है, मेरे ख्याल बाकी देशों के बीच में भी जल्दी ये होगा, क्योंकि काफ़ी इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग वहाँ फंसे भी हुए हैं अभी तक जो वापस नहीं आ पा रहे हैं। शुभमोय, जिस तरह से हम जानते हैं कि एयर इंडिया के जो विमान है वो एयर बबल के तहत उड़ान भरेंगे, और ख़ास तौर पर जो हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने साफ तौर पर ये भी स्पष्ट किया था, और ये भी उन्होंने कहा था कि अगर जो निजी एयरलाइंस हैं वो इसमें दिलचस्पी दिखाएंगी तो कहीं ना कहीं एक गति मिलेगी जब इस एयर बबल के स्थापना की हम बात करते हैं बायलैटरली। बिल्कुल, क्योंकि अभी सरकार जब शुरू कर रहे हैं तो नेचुरली अपने जो फ्लैग कैरियर है एयर इंडिया, जैसे जर्मनी से लुफ्तांसा, आपस में ये एयर कॉरिडोर सेटअप कर रहे हैं, और एक बार जब वो सेटअप हो जाता है तो ट्रैफिक का मूवमेंट्स का स्पीड देखकर, अट्रैक्शन देखकर, इंटरेस्ट देखकर नेचुरली तभी कमर्शियल एयरलाइंस, बाकी सारे जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो अपना अपना डिसीजन लेंगे। तो शुरुआत में तो फ्लैग कैरियर का जरूरत हो ही जाता है कि वो अपने तरफ से करें। हालांकि ये जो एयर बबल है इसमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि इसमें कितने फ्लाइट्स होंगे। अभी जो फ्लाइट्स जैसे घोषणा किए हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्होंने एक जो नंबर दिया है वो नंबर ज्यादा भी हो सकता है अगर इसमें ज्यादा एयरलाइंस दिलचस्पी दिखाएं। ट्रैफिक अगर बढ़े, अगर पैसेंजर्स को लगे कि मोटा मोटी इंटरनेशनल फ्लाइट्स सेफ हैं, तो निश्चित ही और ज्यादा फ्लाइट्स हो सकते हैं। और दौरान जो अवधि भी दिख के आ गया है कि अभी अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका घोषणा किया गया है, उसको फिर से बढ़ाया जा सकता है, और धीरे धीरे इसको जो नॉर्मल सिविल एविएशन के जो प्रोसेस हैं उसके अनुरूप उससे इसको विलय कर दिया जाएगा। लेकिन बात वही है कि शुरुआत में जस्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस ये स्टेप जरूरी थे। इसके बारे में चर्चा हो रही थी कि भाई कुछ दिनों में ये इसका घोषणा किया जाएगा, और अल्टीमेटली कल इसका ऐलान हो गया है, एंड इट्स अ वेलकम स्टेप। एंड लोगों को भी लगेगा कि हाँ, बहुत सारे जो मतलब जो कोरोना वायरस है तो वो तो है साथ में, उसके लिए प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा, उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, लेकिन साथ में पीपल हैव टू बी वर्किंग ऑल्सो। ये नहीं कि भाई सब कुछ बंद करके घर में बैठ जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एक नया जिसे कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये एक नया रूप है जिसमें सेफ्टी के साथ लोग ट्रैवल करेंगे। All right, Mr. Bhatia, when we're talking of this air bubble, it's a bilateral agreement, a bilateral understanding between two countries. Now, this idea was initiated because some countries were restricting the flights from India. When we talk of this bilateral understanding between these two countries, how far does it have an economic bearing on the flight operations? Because in COVID struck world, we've seen how aviation sector has also felt the brunt of the pandemic. So given these times, does air bubble flying through an air bubble, does that mean you're economically more burdened? Yeah, that's actually a good point, because essentially the aviation sector has probably been on the worst hit because of COVID pandemic. And so it is a way to offer them some sort of a succor, some sort of a means to come back to financial help. Remember, these companies were all at one stage, in fact even now, have been representing to the Government of India for financial bailout. And financial bailout is not something that the Government of India can afford to give given its fiscal condition. So it is better that the government instead tries to allows them to come back to normal operations. Of course, normal operations will be still a long way off, because the airlines right now, even in the domestic sector, they are not getting very heavy bookings. As we understand from the data that's coming up, the bookings are on the domestic routes and the non-metro routes. There the bookings are heavy,
But on the metro routes, which used to be traditionally be the heaviest operational sites, places like Delhi, Mumbai, up and down flights, Mumbai, Chennai, Delhi, Bengaluru, Mumbai. These flights, these routes are the ones which are actually seeing very little uptake. And that's precisely because business people who used to travel there on these routes on a very dense, allowing the passenger airlines to have very high seat utilization, those have got affected. So it will be some time before these companies will start looking at international flights, because international flights will need a bit more investment by them. So they would be looking at how the number of passengers pan out, whether there are more interest coming up, whether people become most, confident and comfortable taking business flights, because business flights are what keeps airlines afloat, rather than flights for leisure. The ratio being roughly about 70 to 30%. So that is where the airlines will actually start coming to being, bit of a financial health. So recovery for them depends a lot. The reason why this air bubble is important is that this could give them another shot at recovering rather than going down under. And going down under would be a severe loss for the economy in terms of the job losses, in terms of the capital loss. It's cataclysmic. So if this experiment succeeds, and with the government's, and obviously that's why it's the government with saying, okay, fine, let me do the first heavy lifting, and then allow through that means or the bilateral rights that have been exchanged for the private airlines to come in and start operating. That could give a major support to these airlines, which they were, when they were gasping for breath. Right from March onwards. All right, Mr. Bhatia, would you take that thought forward? How far will air bubbles somewhat help the aviation sector in these times of crisis? I was just about saying that the civil aviation sector had completely come to a standstill. From a point of 100, they come down to 0. There has to be a start to this, and I think the philosophy or the nomenclature or whatever you want to call it, the air bubble is there to initiate, to kickstart civil aviation between the two countries by giving certain norms that you can fly passengers or citizens between the two countries. And by doing that, they are just initializing the flights again. Now, by initializing these flights, it would not mean that they would get 100% seat load on day one. It would mean that, yes, the traffic starts. Most of these flights might not be viable for the airlines to fly because of the seats or the number of passengers which might be on these flights. But it'll have a good start from something which is there. I think from an airline point of view, their aircrafts are fixed assets. They have to pay salaries to their pilots. I think the only thing which is variable is their fuel cost. And I guess that it is important and imperative for them to start to bring the business back. I think it's for the whole industry, hospitality, aviation, a reboot for whatever it means. It means right now. And everybody is starting from scratch right now. The thing is that we've already hit the bottom. The industry's already hit the bottom. Whatever happens from now, which will be on the positive side only, whatever happens from now will be plus to whatever we've seen in the last 3 months. And as I mentioned, ma'am, it's definitely a welcome move, and it is a quick reboot, a quick restart to getting normalcy back into the sector. And I would see, because there is a pent-up demand, there are people who are wanting to fly back, there are people who also want to go for holidays as well, because, you can't, that's, travel is one thing. For the human race, they want to go out and explore. I think it'll be very important now for these things to come back to a normalcy now. बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं अंकुर जी की अगर हम एयर बबल का जिक्र करते हैं तो उसके शुरू होने से जो एविएशन क्षेत्र है हम कह सकते हैं उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन शुभमोय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे भी बहुत देश हैं भारत से इतर जिन्होंने ट्रैवल बबल बनाए हैं, एस्टोनिया, लताविया और यहाँ तक कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हैं उन्होंने ट्रैवल एयर बबल स्थापित करने वाले वो बड़े देश साबित हुए हैं। और यहाँ तक कि
कुछ कुछ देशों ने तो मुफ्त सफ़र जो है, यानी कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा, उसको भी अनुमति दी है। किस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह जब हम बड़े बड़े देश जब ट्रैवल बबल को अपनाते हैं, भारत उस तरह के मॉडल से क्या कुछ सीख सकता है? देखिए, भारत के लिए कोई भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो भी मॉडल आएंगे वो यूजफुल है, लेकिन कोई ऐसा स्टेप लेना भारत सरकार के लिए मुश्किल है जहां पे उनको कोई सब्सिडी देना पड़े, क्योंकि आर्थिक अवस्था भारत सरकार का इस वक्त ऐसा है कि इस वक्त वो किसी भी क्षेत्र के लिए, और बहुत सारे क्षेत्र का हालत ऐसा है जिसमें बहुत ही जोर से झटका लगा है कोविड की वजह से, कोई सहायता देना बहुत ही मुश्किल है, जब चारों तरफ से टैक्स रेवेन्यू या कोई भी नॉन टैक्स रेवेन्यू सबका इनफ्लो का बहुत ही कम हो गया है। इसलिए भारत सिर्फ वही फैसिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं